अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। Assalamualaikum students, how are you all? I hope that you all are doing well. बच्चों, आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले या इस पर डिस्कशन करने से पहले हम पिछले जो हमारा लेक्चर था उसका रिव्यू करेंगे कि हमने पिछले लेक्चर में स्टेट के बारे में पढ़ा, फिर गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा और फिर हमने स्टेट और गवर्नमेंट के दरमियान में क्या डिफरेंस है हमने वो पढ़ा। मैंने आपको बताया था कि स्टेट जो होती है वो एक स्पेसिफिक रीजन में एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, ठीक है। या आप कह सकते हैं पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन ज़्यादा अच्छा वर्ड है इसके लिए कि एक स्पेसिफिक रीजन में एक पॉपुलेशन है, ठीक है। वो जो है वो मिलकर एक स्टेट बना रहे हैं, ठीक है। मूविंग ऑन, स्टेट के 4 एलिमेंट्स हमने पढ़े थे। वो एलिमेंट्स थे गवर्नमेंट, टेरिटरी, सोवेनिटी एंड पॉपुलेशन, ठीक है। उसके बाद हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ी कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट की वो है कि वो अपने सिटीजन्स के राइट्स की प्रोटेक्शन करें, ठीक है। फिर नेक्स्ट भी हमने पढ़ा गवर्नमेंट क्या है। गवर्नमेंट जो है वो स्टेट का एक एलिमेंट है, सही है। और गवर्नमेंट होती क्या है, एक मखसूस लोगों का ग्रुप होता है जो किसी स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन को रन करते हैं। फिर मूविंग ऑन हमने पढ़ा कि डिफरेंस क्या है स्टेट और गवर्नमेंट में। तो 3 डिफरेंस पढ़े थे हमने जो ये क्लियर डिफरेंस है कि स्टेट और गवर्नमेंट में, ठीक है। पहला है कि स्टेट के बेसिक 4 एलिमेंट हैं, वो हैं टेरिटरी, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी। और अगर इनमें से कोई भी एक एलिमेंट मिस हो जाए तो स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो इनकम्प्लीट सा रह जाएगा, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट स्टेट का एलिमेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। विदाउट गवर्नमेंट के बगैर आप कोई भी अफेयर जो है स्टेट का वो मैनेज नहीं कर सकते, ना ही आप लॉ एंड जस्टिस को, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सकता है, वह वो अफेयर्स नेशनल लेवल पे हों या इंटरनेशनल लेवल पे। आप गवर्नमेंट के बगैर किसी किस्म का अफेयर जो स्टेट का होगा वो मैनेज नहीं कर सकते। उसके बाद दूसरा हमारे पास डिफरेंस था वो ये था कि स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो परमानेंट है, स्टेट परमानेंट कॉन्सेप्ट है। लेकिन जो गवर्नमेंट है वो चेंज होती रहती है। वो हर फॉर एग्जांपल किसी जो एक स्टेट में 5 साल बाद इलेक्शंस होते हैं, जनरल इलेक्शंस होते हैं, तो 5 साल बाद नई नई गवर्नमेंट आएगी। लेकिन स्टेट क्या है, स्टेट तो वही रही ना, बेशक गवर्नमेंट चेंज होती रही लेकिन स्टेट वही है। लास्ट जो था और वो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि हर शख्स जो है वो स्टेट का हिस्सा है। जिस तरह मैं भी स्टेट का हिस्सा हूँ, आप भी स्टेट का हिस्सा हैं, सब लोग हम लोग स्टेट का हिस्सा हैं। लेकिन हम सब गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है, ठीक है। हम सब स्टेट का तो हिस्सा हो सकते हैं लेकिन गवर्नमेंट का हम सब हिस्सा नहीं है। लाखों करोड़ों लोग होते हैं स्टेट में, लेकिन गवर्नमेंट पे आपने देखा होगा मखसूस चंद लोग होते हैं।
ठीक है, मूविंग ऑन, आज का हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले रीडिंग करेंगे। टू रन द अफेयर्स ऑफ अ कंट्री और अ स्टेट देयर इज अ सेट ऑफ बेसिक प्रिंसिपल्स एंड लॉज कॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन। These principles are helpful in running the government. All the laws of the country are formulated in the light of the constitution. बताया गया है कि किसी भी मुल्क या रियासत को चलाने के लिए कुछ मखसूस कवायद ज़वाबित के और कानून की ज़रूरत पड़ती है, जिसे कॉन्स्टिट्यूशंस कहा जाता है। ये कवायद ज़वाबित जो होते हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि इन्हीं की मदद से फिर गवर्नमेंट चलती है। मुल्क के तमाम तर कानून जो होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशंस की मदद से बनाए जाते हैं। अच्छा, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1973। The present constitution of Pakistan was notified in 1973. Let's learn about the basic characteristics of the constitution in Pakistan. आज का जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है बच्चों, वो याद रखिएगा कि वो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन था। ये मिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने प्रेजेंट किया था। ये उनका कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है। अच्छा, इसके कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। अल्लाह अलमाइटी इज द सोवरेन ऑफ द entire universe and all laws will be made according to Quran and Sunnah. पहली बात है कि तमाम इक़्तिदार आला का मालिक अल्लाह ताला है और जो भी कानून बनाए जाएंगे वो कुरान और सुन्नत के अकॉर्डिंग बनाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान इज़ अ इस्लामिक रिपब्लिक स्टेट। पाकिस्तान जो है वो इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान इसीलिए कहा जाता है क्योंकि पाकिस्तान के जो बेसिक हैं वो ही इस्लाम पे मबनी है, वो इस्लाम की वजह से हैं। ठीक है, तो क्या हो गई बात कि तमाम इक़्तिदार आला का मालिक अल्लाह ताला की ज़ात है और मुल्क में जो भी कानून बनाए जाएंगे वो कुरान और सुन्नत के अकॉर्डिंग बनाए जाएंगे। सेकेंड वन इज़ according to the constitution, the name of Pakistan is the Islamic Republic of Pakistan. आइन के मुताबिक, कॉन्स्टिट्यूशन को कहते हैं आइन। आइन के मुताबिक पाकिस्तान का जो नाम है वो इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान रखा जाएगा, मतलब इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान जो है वो इस्लामी जमहूरी रियासत है। The President and the Prime Minister of Pakistan must be Muslims and must believe in the finality of the prophethood सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। थर्ड पॉइंट है कि मुल्क या रियासत का, हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान का सदर और पाकिस्तान का वज़ीर आज़म दोनों मुसलमान होंगे और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के आखिरी नबी होने पे यकीन रखते होंगे, मतलब ख़त्म नबूवत पे उनका बिलीव होगा। नेक्स्ट इज़ द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द कंट्री इज़ इस्लाम। पाकिस्तान का जो ऑफिशियल मज़हब होगा वो इस्लाम होगा, क्योंकि आपको मैं बार बार यही बता रही हूँ क्योंकि पाकिस्तान की बुनियाद ही इस्लाम पे रखी गई है, तो ऑफिशियल रिलीजन भी एक्सीलेंट इस्लाम ही होगा। द फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स हैव बीन डिफाइंड, मतलब कि शहरियों के हकूक़ और उनकी जिम्मेदारियों को वाज़ह किया जाएगा। साइड बॉक्स है, डू यू वांट टू नो मोर? क्या आप मज़ीद जानना चाहते हैं? बिल्कुल जानना चाहते हैं। पाकिस्तान फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रोमulgated इन 1956 बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। पाकिस्तान का जो पहला आइन था, कॉन्स्टिट्यूशन था, वो 1956 में बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, वो पहला था। लेकिन ये जो मैंने अभी आपको बताया 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन बताया, ये तीसरा आइन है, ठीक है हमारा, और हम लोग करंटली इसको फॉलो कर रहे हैं। राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द सिटीजन्स। द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान अंडर द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन आर एज फॉलोज। Rights: right to life, liberty and security.
पाकिस्तान के 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, के आइन के मुताबिक शहरियों के मंदरजा झेल हकूक भी हैं और जिम्मेदारियां भी हैं। पहला हकूक की बात की जाए तो राइट टू लाइफ, लाइबर्टी एंड सिक्योरिटी। पहला हक है, हर शहरी को हक हासिल है कि उसकी ज़िंदगी हो, उसकी ज़िंदगी का हक उसे हासिल है, उसको आज़ादी का हक हासिल है और साथ साथ उसको तहफ़्फ़ुज़ का भी, सिक्योरिटी का भी हक हासिल है। सेकंड वन इज़ राइट टू इक्वालिटी एंड जस्टिस। इंसाफ का हक सबको है, ठीक है, और मसवात का भी, कि तमाम लोग बराबर हैं और कानून की नज़र में तमाम लोग बराबर हैं, कानून सबके लिए बराबर है, ये सब शहरियों का हक है। राइट टू बेसिक फैसिलिटीज़, बुनियादी ज़रूरियात का तमाम शहरियों को हक हासिल है। नेक्स्ट वन इज़ राइट टू एजुकेशन। तमाम शहरियों को यह हकूक़ हासिल हैं कि वो तालीम हासिल करें। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, तमाम लोगों को आज़ादी इजहार राय का हक हासिल है। एंड द लास्ट वन इज़ राइट टू वोट, और तमाम लोगों को ये भी हक हासिल है कि वो अपने वोट के हक को इस्तेमाल करते हुए, आज़ादी के साथ इस्तेमाल करते हुए, ये भी याद रखिएगा, आज़ादी के साथ इस्तेमाल करते हुए वो अपने नुमाइंदों को मुनक्किद कराएं और फिर वो रिप्रेजेंटेटिव जो होंगे फिर वो गवर्नमेंट का हिस्सा होते हैं, जिससे मैंने आपको पहले बताया था। तो ये हमारे पास 5 to 6 हमारे पास राइट्स हैं, बेसिक राइट्स हैं। पहला है राइट टू लाइफ, लाइबर्टी एंड सिक्योरिटी, फिर नेक्स्ट है राइट टू इक्वालिटी एंड जस्टिस, फिर है राइट टू बेसिक फैसिलिटीज, एंड नेक्स्ट वन इज राइट टू एजुकेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, एंड द लास्ट वन इज राइट टू वोट। नेक्स्ट है हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिस्कस कर लेते हैं कि हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, ठीक है। जिस तरह हमारे हकूक़ हैं इस तरह हमारी जिम्मेदारियां भी तो हैं। तो नंबर 1 है बी लॉयल एंड पैट्रियोटिक टू द कंट्री। हुब्बुल वतन होना चाहिए, अपने मुल्क से प्यार करना चाहिए, उसके साथ वफा निभानी चाहिए और ऐसे काम करने चाहिए जिससे हम शहरी होने के नाते अपने मुल्क को सर्व कर सके, उसकी खिदमत कर सके, उसको बेहतर बना सके। नेक्स्ट है टेक केयर ऑफ द राइट्स ऑफ दूसरों के हकूक़ का ख्याल रखें, ठीक है। ये नहीं करना चाहिए, हमें सेल्फिश नहीं होना चाहिए कि हम सिर्फ अपने बारे में सोचें और दूसरों का हमें पता ही ना हो। नाउ डेज ऐसा होता है कि हमारे नेबर्स में भी हमें नहीं पता होता कि हमारे नेबर्स के साथ क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। तो इतना सेल्फिश नहीं होना चाहिए, आप बाखबर रहें, ठीक है। आप अपने हैसियत के मुताबिक कर सकते हैं, लेकिन आप इतने बेखबर ना रहें, आप बल्कि आप बाखबर रहें, ठीक है। आपके सराउंडिंग्स में क्या क्या हो रहा है आपको उस चीज़ का इल्म होना चाहिए। आप देखें हमारे तो रिलीजन इस्लाम में भी ऐसी ऐसी एग्जांपल्स है, बंदा काम जाता है कि हम कहाँ हैं और हमारा रिलीजन हमें क्या टीच कर रहा है। तो कितनी एग्जांपल्स ऐसी हैं कि लोग जो होते थे वो ख़ुद खाना नहीं खाते थे बल्कि वो अपने हमसायों को देते थे, या कोई फ़कीर उनके घर को में दस्तक देता था और खाना तलब करता था, तो वो ख़ुद का खाना जो उनके पास रखा होता था वो ख़ुद का खाना उनको दे देते थे। तो ये है हमारे रिलीजन की टीचिंग्स। तो हमें भी ऐसे ही फॉलो करना चाहिए जिस तरह हमारा दीन हमें, हमारा रिलीजन हमें टीच करता है। तो हमें दूसरों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। ओबे एंड रिस्पेक्ट लॉज, कानून को ओबे करें और जो भी कानून बनाए जाते हैं उनकी रिस्पेक्ट करें। ये नहीं करना कि आपकी जब बारी आई है लॉ को फॉलो करने की तो आप उस वक़्त पीछे हट जाएं और उस वक़्त क्रिटिसाइज़ करें कि नहीं मेरे साथ तो ज़्यादती हो गई ये वो, और बाकी आप कहें कि नहीं कानून को फॉलो करना चाहिए। इस तरह नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ पे टैक्सेस रेगुलरली। अगर आप पे टैक्स है तो आप टैक्स को ईमानदारी के साथ रेगुलर बेसिस पे आप उसको ज़रूर दें। उसके बाद है कास्ट योर वोट वाइजली। अपने वोट को संजीदगी के साथ और ईमानदारी के साथ उसके साथ साथ बहुत सोच समझ कर कास्ट करें। लास्ट वन इज़ यूटिलाइज नॉलेज एंड स्किल्स फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द कंट्री एंड नेशन। अपने इल्म को, अपनी स्किल्स को
अपने नॉलेज को ऐसे यूटिलाइज करें कि उससे मुल्क का, कौम का फ़ायदा हो सके। ठीक है, तो ये हमारे पास 5 to 6 हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। रिवाइज कर लेते हैं। बी लॉयल एंड पेट्रियोटिक टू द कंट्री, अपने मुल्क के साथ वफादार रहें, हुब्बुल वतन रहें। टेक केयर ऑफ़ द राइट्स ऑफ अदर्स, दूसरों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करें। नेक्स्ट है ओबे एंड रिस्पेक्ट लॉज, कानून की पासदारी करें। फिर उसके बाद है पे टैक्सेस रेगुलरली, जो टैक्सेस हैं उनको रेगुलरली पे करते जाएं। कास्ट योर वोट वाइजली, अपने जो आपके पास वोट का हक है उसको ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ उसको यूज़ करें और बहुत सोच समझ के करें, क्योंकि आपके मुंतखब किए गए लोग होते हैं जो पे गवर्नमेंट में बैठते हैं, कैबिनेट में बैठते हैं, और आपके मुंतखब किए गए लोग ही नेशनल असेंबली वगैरह में बैठते हैं। यूटिलाइज नॉलेज एंड स्किल्स फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द कंट्री एंड नेशन, अपने नॉलेज को, अपने स्किल्स को, अपनी एजुकेशन को ऐसे यूज़ करें कि उससे दूसरों का भी फ़ायदा हो, मुल्क का भी फ़ायदा हो और कौम का भी फ़ायदा हो। यहाँ हमारे पास पेज नंबर 37 में बड़ी अच्छी सी एक एक्टिविटी है, हम लोग ये कर लेते हैं। फोर्थ है राइट डाउन सम ऑफ योर राइट्स एज पाकिस्तानी सिटीज़न, पाकिस्तानी शहरी होने के नाते आपके क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या हकूक़ हैं, आपने वो लिखने हैं। 3 हैं तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। लिखा हुआ फॉर एग्जाम्पल राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड सिक्योरिटी, के ज़िंदगी का हक, आज़ादी का हक और सिक्योरिटी का हक हासिल है। फिर नेक्स्ट राइट टू इक्वालिटी, बराबरी का हक और कानून मतलब के इंसाफ का हक हासिल है, राइट टू इक्वालिटी एंड जस्टिस। नेक्स्ट इज़ राइट टू बेसिक फैसिलिटीज़, बुनियादी ज़रूरतों का हक। फिर है राइट टू एजुकेशन, तालीम का हक। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, आज़ादी इजहार राय का हक आपको हासिल है। और राइट लास्ट वन इज राइट टू वोट, और वोट का हक। अब ये तो 3 ही आपसे कहे गए हैं, लेकिन मैंने आपको तकरीबन सारे ही बता दिए हैं। आपने इनमें से 3 को लिखने हैं। अच्छा, अब ये थर्ड वन भी बहुत मज़े की है, ये कर लेते हैं। थर्ड वन में है ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर्स केयरफुली एंड राइट द राइट्स अकॉर्डिंगली, आपने इन पिक्चर्स को ऑब्जर्व करना है, उसके मुताबिक इसमें क्या क्या राइट्स हैं तो वो आपने लिखना है। पहली पिक्चर में हमारे पास एक टीचर हैं और आगे बच्चे हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, और वो टीचर उन स्टूडेंट्स को कुछ पढ़ा रही हैं। तो फिर आपको क्या समझ आती है इस पिक्चर से, आप इसको सोचें। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, राइट टू एजुकेशन, तालीम का हक। अब ऑब्वियसली ये टीचर उनको बच्चों को पढ़ा रही हैं और उन बच्चों का हक है कि वो तालीम हासिल करें, तो इसमें आप लिख लेंगे राइट टू एजुकेशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पिक्चर है जिसमें 3 लोग एक लाइन में खड़े हैं और फर्स्ट वो जो आदमी है, शख्स है, वो कुछ कास्ट कर रहे हैं। उनके हाथ में एक वोट नुमा की कोई चीज़ है, पेपर सा है जिसमें उन्होंने कहीं किसी को वोट दिया होगा और वो उसको कास्ट कर रहे हैं। तो इसमें आप सोचें कि इसमें कौन सा राइट आएगा। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बिल्कुल ठीक कहा आपने, राइट टू वोट। ठीक है बच्चों, आज का लेक्चर भी यहीं तक था। आज हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा, फिर पाकिस्तान के 1970 की कॉन्स्टिट्यूशन की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं हमने उसको पढ़ा, और उसके साथ साथ हमने 1970 की कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हमारे क्या राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं हमने उसको डिस्कस किया। और फिर हमने 2 एक्टिविटीज़ भी की, नंबर 3 एंड नंबर 4, बड़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ थी, ये भी हमने की। अब नेक्स्ट में हम लोग नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे और उसमें देखेंगे कि उसमें हमारे से क्या डिमांड की गई है, हम लोग उसमें क्या क्या सीखेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा बच्चों बहुत सारा, और इस लेक्चर को सुनते रहिएगा। जहाँ जहाँ आपको डिफ़िकल्टीज होंगी आप अपने टीचर से कंसल्ट करें और डिस्कस करें अपने पेरेंट्स के साथ। आपकी डिस्कशन जितनी आपकी हेल्थी डिस्कशन होगी उतना ही आपको चीज़ों को समझने में मज़ा आएगा, और चीज़ों को हमेशा समझ के पढ़ा करें तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। हैव अ गुड डे बच्चों, अल्लाह हाफिज़।